नमस्कार साथियों। तो आज हम पढ़ेंगे कि हमारे भारत पर सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे विदेशी, वो कौन आए थे और किस समय में आए थे। हमारे देश में उस समय शासन किस राजा का चला हुआ था, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो हमारे देश में मैं बता दूं, हिंदुस्तान पर कई विदेशी आक्रमण हुए हैं, लेकिन सबसे पहले जो आक्रमण है वो ईरानियों का हुआ है, उसके बाद हुआ यूनानियों का। और ईरानियों का जो आक्रमण है ये सबसे पहले माना जाता है और यूनानी उसके सेकंड नंबर पे आए थे हमारे भारत में। अब आपको ये बता दूं कि भारत में जो हिमालय का रास्ता है, यहाँ है हिमालय के रास्ते से आक्रमणकारी जो थे वो काबुल और कंधार से, उस समय तो हमारा कंबोज और गंधार जो था वो, और तक्षशिला, ये थे पश्चिम में हमारे प्रांत थे। 16 महाजन पद हुआ करते थे, तो वो महाजन पद थे कौन थे? गंधार और कंबोज। यहाँ थे गंधार और कंबोज। जो सारे आक्रमण थे वो लगभग गंधार और कंबोज की तरफ से हुए थे, वहां से हुए थे आक्रमण। लेकिन जो अंग्रेज थे वो आए थे हमारे सूरत बंदरगाह, सूरत में, गुजरात का एक सूरत बंदरगाह है, वहां से आए थे पहली बार अंग्रेज 1608 में। हमारे देश में सबसे पहले जो अंग्रेज आए थे तो वो समुद्री रास्ते से आए थे 1608 में। जो एक हेक्टर नाम का जहाज था उसमें आए थे वो, और उनका जो कमांडर था उसका नाम था विलियम हॉकिंस। तो ये सबसे पहले 1608 में आए थे। लेकिन पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले आक्रमण जो है वो काबुल और ये गंधार की तरफ से हुए थे। मकरान, हेरात, काबुल, गंधार, ये एरिया था इस साइड, तो यहाँ से आक्रमणकारी हमारे भारत में आते थे। इसका कारण एक था क्योंकि आक्रमणकारियों के पास वो साधन नहीं थे कि वो हिमालय को पार करके हमारे देश में एंटर कर सके। हिमालय को पार कर नहीं कर सकते थे, और यहाँ नीचे अरब हिंद महासागर था, और अरब महासागर, हिंद महासागर, समुद्री रास्ते से भी वो नहीं आए थे, क्योंकि समुद्री रास्ते से आने के लिए उन्हें इतनी बड़ी फौज, यहाँ आने के लिए उनको कई जहाजों की, समुद्री जहाजों की जरूरत पड़ती थी। तो इतने साधन उपलब्ध नहीं होते थे उस समय, तो वो पैदल रास्ते यूरोप से भारत में हमारे एंट्री करते थे, और वो आते थे हिंदू कुश पर्वत को पार करके हमारे भारत में एंटर करते थे। तो आगे बताता हूं, सबसे पहले आक्रमण जो है वो ईरानियों का माना जाता है। जो विदेशी आक्रमण है तो सबसे पहले आक्रमण जो है वो ईरानियों का माना जाता है। ईरानी सबसे पहले भारत में आक्रमणकारी हकमनी वंश, मैंने आपको जब अशोक पढ़ाया था तो हकमनी वंश का वहां भी जिक्र किया था, क्योंकि अशोक के जो शिलालेख थे वो हकमनी वंश के राजा डेरियस से प्रेरित होकर अशोक ने अपने शिलालेख, गुफालेख और स्तंभ लेख जो है वो लिखवाए थे। तो उसके प्रेरणा पाकर अशोक ने लेख लिखवाए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये हकमनी वंश जो है, हकमनी वंश के शासक थे, जिनका वो हकमनी वंश के संस्थापक भी माने जाते थे। हकमनी वंश के संस्थापक थे जिसका नाम था साइरस द्वितीय। साइरस द्वितीय ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। सबसे पहला जो आक्रमण था वो भारत पर साइरस द्वितीय ने किया था। और फिर उसके बाद कई आक्रमणकारी आए, फिर सिकंदर आया, उसके बारे में आगे बताऊंगा। फिर कई आक्रांता जो हमारे भारत पर आए थे, फिर उसके बाद मुगल आए। जब ये आक्रमण हुआ था तो उस समय तो मुस्लिम धर्म था ही नहीं। इसके लगभग 1000 साल बाद मुस्लिम धर्म जो है वो इस दुनिया में आता है। और सबसे पहले आपको बता दूं, मुस्लिम धर्म 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, तो वो सबसे पहला आक्रमण था मुस्लिमों का, और अरब देश से था वो। तो आगे बताता हूं, साइरस द्वितीय ने आक्रमण किया था, और उसमें उसका शासनकाल जो है वो कहा, ईरान में उसका शासनकाल 558 से 529 तक रहा था। 558 से 529 ईसा पूर्व तक रहा था। आपको बता दूं, ईसा पूर्व का जो समय होता है वो ज्यादा से कम की ओर होता है, क्योंकि जो ज्यादा समय होगा वो
पहले होगा, जो कम समय होगा वो बाद की तरफ होगा। तो वो 558 से 529 तक उसका शासन काल था। लेकिन ये उसका जो आक्रमण था, भारत पर आक्रमण था, ये सफल नहीं रहा, ये सफल नहीं रहा और सीमा प्रांत से ही वो काबुल कंधार से वापस चला जाता है, कंबोज या गंधार से वो वापस चला जाता है। उसका ये सफल आक्रमण नहीं रहा और सीमा प्रांत से ही वापस लौट जाता है। उसके बाद आता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम। डेरियस प्रथम भी कहा जाता है और दारा प्रथम भी कहा जाता है। भारत पर सबसे पहला सफल आक्रमण जो है वो डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, अगर ऑप्शन में कहीं दारा प्रथम आ जाता है या डेरियस प्रथम आ जाता है तो कंफ्यूज नहीं होना। कई बार कंफ्यूज करने के लिए प्रश्न जो है वो अलग अलग तरह से पूछ लिए जाते हैं। तो दारा प्रथम या डेरियस प्रथम ने पहला आक्रमणकारी था जो सफल रहा था। हमारे भारत में आक्रमण करने वाला वो पहला शासक था, वो भी हकमनी वंश से था, हकमनी वंश का शासक था और उसने 516 ईस्वी में गंधार को जीत लिया था। कब? 516 में गंधार को उसने जीत लिया था और भारत का पश्चिमोत्तर भाग, पश्चिम और उत्तर के मध्य का जो भाग था गंधार का, वो उसने जीत लिया था और उसने इसे अपना 20वां प्रांत बनाया था। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि जब डेरियस प्रथम या दारा प्रथम भारत में आता है तो उसने अपना कौन सा प्रांत बनाया था, कितने नंबर का प्रांत बनाया था? तो 20वें नंबर का उसने अपना प्रांत गंधार को बनाया था। उसके पास कुल 23 प्रांत थे। कितने? 23 प्रांत उसके पास थे, लेकिन 20वां प्रांत जो है उसने ये बनाया था और यहां से उसे 360 टैलेंट स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त होती थी। ये जो टैलेंट है, टैलेंट शब्द जो बताया है, ये मुद्रा दर्शाता है ईरानी। उस समय की मुद्रा का नाम टैलेंट मुद्रा उसको कहा जाता था। तो ये टैलेंट मुद्रा जो है ये मुद्रा है, ये टैलेंट आज की अंग्रेजी वाला टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट मुद्रा का नाम है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। 360 टैलेंट मुद्रा जो वो था वो गंधार से प्राप्त करता था टैक्स के रूप में। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि सबसे पहले आता है साइरस द्वितीय, वो सफल नहीं रहता है और सीमा प्रांत से वापिस हो जाता है। उसके बाद आता है डेरियस प्रथम या दारा प्रथम, उसने गंधार को जीत लिया था और 20वां प्रांत जो है गंधार को उसने बनाया था और अपने देश में, अपने राज्य में शामिल कर लिया था। और ये क्या 360 टैलेंट मुद्रा वो जो था वो गंधार से टैक्स के रूप में प्राप्त करता था और उसने गंधार को कब जीता था? 516 ईसा पूर्व में जीता था। अब इसके प्रभाव क्या मिलते हैं हमारे भारत पर? तो इसके प्रभाव भी कई देखने को हमारे पास मिलते हैं जो कि काफी लंबे समय तक प्रभाव रहे और इसके सबूत तो आज तक भी हमारे भारत में मिलते हैं। क्या प्रभाव मिलते हैं? जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि का जन्म भी इसके आने के बाद होता है, क्योंकि खरोष्टी लिपि जो है वो अर्माइंड लिपि का अपरूप है। उससे विकसित हुई जो लिपि है, अर्माइंड लिपि से विकसित हुई लिपि है, वो खरोष्टी लिपि है। आप सोच रहे होंगे कि खरोष्टी लिपि अब क्यों बता रहे हैं खरोष्टी लिपि? तो अशोक ने जब अपने स्तंभ लिखाए थे, लेख लिखाए थे, गुफा लेख लिखाए थे, स्तंभ लेख लिखाए थे, तो उसमें खरोष्टी लिपि में भी कुछ स्तंभ और लेख लिखवाए गए थे। हिंदुस्तान में जब अशोक ने ये लेख लिखवाए तो वो ब्राह्मी लिपि में थे, क्योंकि अशोक भारत में, आज के आधुनिक भारत में उस समय ब्राह्मी भाषा जो है वो ब्राह्मी लिपि काफी प्रचलन पर थी, तो ब्राह्मी लिपि पर लिखाए थे। पाकिस्तान में जब अशोक ने अपने लेख लिखवाए थे तो वो खरोष्टी लिपि में लिखवाए गए थे, क्योंकि उस समय जब अशोक का राज्य चला हुआ था उस समय पाकिस्तान, जो आज का आधुनिक पाकिस्तान है, उस समय पाकिस्तान नहीं था, उसे सिंध प्रांत बोलते थे या तक्षशिला बोलते थे। उनकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला थी। तो जो सिंध प्रांत था वहां पर आज के आधुनिक में उसने खरोष्टी लिपि में लेख लिखाए थे और ईरान में उसने, अफगानिस्तान में अरमाइंड लिपि में लिखाए थे और तुर्की में ये ग्रीक लिपि में लिखाए गए थे। जो ग्रीक था आज तुर्की बोलते हैं, एक देश बना है वहां पे तुर्की, जो पहले एशिया माइनर के नाम से जाना जाता था, तो वहां पे ग्रीक लिपि में लिखाए गए। तो ये जो खरोष्टी लिपि है, खरोष्टी लिपि का जन्म अरमाइंड लिपि से होता है और ये डेरियस प्रथम का प्रभाव देखने को सबसे पहले मिलता है। उसके बाद क्या प्रभाव मिलता है? राजप्रसाद का प्रभाव, क्योंकि राजप्रसाद में आपको बता दूं, राजप्रसाद
एक राजघराने या राज बिल्डिंग का नाम है। राज एक राज बिल्डिंग का नाम है जो चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाई थी पाटलिपुत्र में, जिसे राजप्रसाद कहा जाता था। आज भी वहां पर खंडर के रूप में वहां पर देखने को वो मिलती है। उसको राजप्रसाद के नाम से जाना जाता था। वो 80 पिलर का खंभे लगाए हुए थे, 80 पिलर के खंभे लगाए हुए थे। उसके एक बहुत बड़ा महल बनाया गया था और वो जो पिलर थे वो पत्थर के बनाए गए हैं। ऊपर जो छत है वो लकड़ी की बनाई गई थी और जो सीलिंग थी वो भी, और रेलिंग छत लकड़ी की ही बनाई गई थी। तो ये प्रभाव वहां पर भी देखने को मिला। उसके बाद सितंब लेक आदि में जो गुफा लेक, सितंब लेक, उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। और इससे काफी जो आर्थिक था, आर्थिक विकास हुआ था हमारे देश में। फिर इसके बाद इसके माध्यम से आर्थिक विकास देखने को मिला है। आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा कि प्रभाव क्या मिले। खरोष्टी लिपि का जन्म होता है हमारे देश में और राजप्रसाद जैसे जो भवन थे वो बनाए गए। जो ईरानी थे वो उसमें कलाकारी में भी बहुत माहिर थे। तो इस प्रकार की जो प्रभाव है हमारे देश में वो देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है यूनानी आक्रमण। तो यूनानियों का आक्रमण में सबसे पहले आता है सिकंदर, अलेक्जेंडर। सिकंदर का नाम आता है सबसे पहले। तो सिकंदर ने हमारे भारत पर पहला आक्रमण, पहला तो नहीं, पहले तो ईरानियों ने किया था। दूसरा जो आक्रमण था, सफल आक्रमण था, वो सिकंदर का था। कहते हैं कि भारत से सिकंदर लौट गया था, लेकिन सिकंदर ने काफी राज्य जो थे वो भारत के अपने अधीन कर लिए थे। 19 महीने तक सिकंदर हमारे भारत में रहा था और ब्यास नदी से वापिस हो गया था। ब्यास नदी के वो आगे नहीं आया था। बिहार, यूपी वहां तक नहीं पहुंचा था, केवल पंजाब तक पहुंचा था। और आपको पता है पंजाब में ब्यास नदी बहती है। ब्यास नदी के आगे वो नहीं बढ़ा था। वो मैं आपको आगे बताता हूं। तो सिकंदर एक फिलिप था। फिलिप कहा मकदूनिया का शासक बनता है। कब बनता है? 359 में फिलिप नाम का कोई आदमी था, वो मकदूनिया का शासक बनता है। मैं सिकंदर की बात बताता हूं। तो मकदूनिया का शासक बनता है। ये फिलिप कौन था? सिकंदर का पिता था। सिकंदर का पिता का क्या नाम था? फिलिप। और वो मकदूनिया यानी यूनान, यूनान को मकदूनिया भी कहा जाता था। तो ये यूनान यानी मकदूनिया का शासक बनता है और शासक 329 में उसकी हत्या कर दी जाती है। वो 30 वर्षों तक उसने लगभग 30 वर्षों तक शासन किया और 329 में उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद आता है सिकंदर। क्या मकदूनिया का शासक पहले कौन बना था? फिलिप। फिलिप जो था वो सिकंदर का पिता था और 359 में शासक बना था और 329 में उसकी हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद जो है वो आता है सिकंदर। अब सिकंदर की बात करते तो सिकंदर 329 में जब फिलिप मर जाता है तो सिकंदर राजगद्दी संभाल लेता है। सिकंदर मकदूनिया का शासक बना 329 ईसा पूर्व में। उसका गुरु था अरस्तु। क्या? जो सिकंदर का पिता था वो कौन था? अरस्तु। ये बहुत बड़े एक फिलोसोफर थे, एक दार्शनिक थे। दर्शन एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप कोई भी पढ़ाई करते हैं तो दर्शन पे ही जाके खत्म होती है आपकी पढ़ाई। आप पीएचडी भी कर लेते हैं तो आपको पता है जिन जिन लोगों ने पीएचडी करके रखी हुई है वो भी एक दर्शन है। तो दर्शन पे ही जाके हमारी पढ़ाई खत्म होती है, क्योंकि हमारी जिंदगी का जो अंतिम सत्य है वो दर्शन है। आप में से कई कर चुके हैं पीएचडी, तो उनसे पूछो कि सच्ची बात है कि आप अगर पढ़ाई का अंतिम चरण लेते हैं तो वो दर्शन पे ही खत्म होता है। तो वो ये बहुत बड़े दार्शनिक थे अरस्तु। अरस्तु के कौन थे गुरु? ये थे सिकंदर के गुरु अरस्तु। और अरस्तु के गुरु थे प्लेटो। प्लेटो बहुत बड़े दार्शनिक थे और प्लेटो के गुरु थे सुकरात यानी सोक्रेट्स, जिसे सोक्रेट्स भी कहते थे, यानी हिंदी में उसको सुकरात कहते हैं। जिसने दर्शन पढ़ना है वो पहले सुकरात को जाके पढ़े। मैं सुकरात पे एक वीडियो बनाऊंगा स्पेशल। तो जिसने सुकरात नहीं पढ़ा है उसका दर्शन मेरे ख्याल से तो अधूरा है, क्योंकि सुकरात को एक बार जरूर आपने पढ़ना चाहिए। तो सोक्रेट्स उसके गुरु थे। फिर सुकरात का जिक्र जो है वो सुकरात ने अपनी पुस्तक, कोई भी पुस्तक नहीं लिखी है। सुकरात का जिक्र प्लेटो की पुस्तक में मिलता है। जो प्लेटो ने ग्रंथ लिखे हैं उसमें सुकरात का, उनके गुरु का जिक्र मिलता है। तो मैं उसको बाद में बताऊंगा, अभी मुद्दा नहीं भटकाएंगे। तो सबसे पहले उनका क्या, कौन था गुरु?
अरस्तु था, और अरस्तु की आज्ञा से वे विश्व विजय अभियान पर निकले थे। सिकंदर जो है वो अरस्तु की आज्ञा से विश्व विजय अभियान पर निकलते हैं, और उनका आशीर्वाद लेकर वे कब चले थे? 326 में उन्होंने ये विचार किया, 326 ईसा पूर्व में उन्होंने ये विचार, अब सिकंदर बैठा कब गद्दी, राजगद्दी पर? 329 पर, और 326 पर 3 वर्षों के बाद उसने ये विचार किया कि मैं विश्व विजेता बनूंगा, और अरस्तु की आज्ञा लेकर वो विश्व अभियान पर चला। और 326 में उसने सबसे पहले भारत को चुना कि मैं भारत पर आक्रमण करूंगा, भारत को अपने अधीन करूंगा, क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आपने देखा है कोई भी आक्रमणकारी था वो सबसे पहले साला भारत को ही देखता था, भारत पे आता था, क्योंकि सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत को जीतना भी आसान था। क्यों जीतना आसान था? क्योंकि जो राजा थे वो छोटे छोटे प्रांतों में बटे हुए थे, रियासतों में बटे हुए थे। कई रियासतें थी भारत में उस समय, कई रियासतें थी। अब एक राजा को जीत लो, अब किसी दूसरे राजा पे आक्रमण हो जाता था। जैसे अगर पंजाब के राजा पे आक्रमण हो जाता है तो यूपी के राजा को कुछ नहीं पड़ी। वैशाली, उस समय तो यूपी नहीं था, वैशाली के राजा को कुछ नहीं पड़ी, काबुल के राजा को कुछ नहीं पड़ी, कंधार के राजा को परवाह नहीं है, अवंती के राजा को परवाह नहीं है, पुरू के राजा को परवाह नहीं है। जिसको अब एक को जीतना तो एक पे आक्रमण करके वो जीत लेता था। लेकिन जैसे अखंड भारत का, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद अखंड भारत का निर्माण होता है, तो किसी की मजाल नहीं हुई कि वो भारत पर आक्रमण कर सके, क्योंकि जब सारे इकट्ठा हो जाते हैं तो आक्रमणकारी भी डर जाता है, आने से पहले 100 बार सोचता है कि यहां आक्रमण करूं मैं या ना करूं। तो उस समय जीतना, तब मैंने कहा कि आसान था, एक रियासत को जीतो फिर दूसरी रियासत को जीतो, तो इस तरह से आक्रमणकारी आगे बढ़ते थे। तो 326 में सिकंदर अपने देश यूनान से भारत की ओर चल पड़ा था, और उसने सबसे पहले हिंदू कुश पर्वत को पार किया था। हिंदू कुश पर्वत जो काबुल कंधार की साइड यहां पर है, तो हिंदू कुश पर्वत को उसने पार करके भारत में, हमारे सिंध प्रांत में एंट्री की। और उस समय वहां पर का राजा कौन था? अंबी। अंबी था वहां का राजा। अंबी ने युद्ध नहीं किया था। जब सिकंदर की सेना तक्षशिला पहुंचती है, तक्षशिला के राजा कौन थे? अंबी। तो अंबी ने युद्ध नहीं किया और आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। इतनी बड़ी सेना थी सिकंदर के पास, तो उसने युद्ध करना ठीक नहीं समझा। उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आत्मसमर्पण करता हूं, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं। तो इस प्रकार से अंबी के साथ कोई युद्ध नहीं हुआ था। लेकिन जो तक्षशिला था, तक्षशिला का एरिया पूरा जो है वो सिकंदर के अधीन हो गया था। उसके बाद पंजाब की ओर बढ़े, फिर अंबी ने भी साथ देना शुरू कर दिया कि मैं भी भाई आपके विजय अभियान में, विश्व विजय अभियान में आपका साथ देता हूं। तो अंबी भी साथ चले। फिर उसके बाद पहुंचते हैं पंजाब प्रांत में। पंजाब के राजा थे उस समय के पोरस। कब की बात है ये? 326 ईसा पूर्व की बात है। तो उस समय पंजाब में राजा कौन था? पोरस। पोरस का जिक्र बहुत कम मिलता है, छोटी छोटी कहानियों में भी आपने देखा है, या कोई अगर हिस्ट्री की गहन पढ़ाई करता है तो पोरस के बारे में पूरा वो जानता है, नहीं तो छोटे छोटे किताबों में, चलचित्रों में दिखाया जाता है राजा पोरस की कहानियों को। तो जो पोरस था वो पंजाब का राजा था, बहुत ही कुशल योद्धा था पोरस। पोरस को पुरु भी कहा जाता था, पोरस या पुरु। कई बार पुरु भी पूछ लिया जाता है, कई बार पोरस भी पूछ लिया जाता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसका जो आईक्यू लेवल है वो किस तरह का है, किस प्रकार का आईक्यू लेवल रखता है ये बच्चा स्टूडेंट के लिए। तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। तो जो पोरस का एरिया है वो झेलम और चिनाब नदी के मध्य पड़ता था। आपको बता दूं, हमारे एक झेलम नदी पड़ती है, एक चिनाब नदी आती है। तो चिनाब और झेलम के जो एरिया था वहां तक इसका जो राज्य था वो पड़ता था पोरस का, और इसकी मुख्यालय पंजाब में था। तो पोरस चिनाब और नदी के बीच का एरिया था, और पोरस बहुत बुरी तरह से हार गया था। सिकंदर से पोरस हार गया था, एक कुशल योद्धा होने के बावजूद भी हार गया था। हार का कारण कई हो सकते थे, क्योंकि सिकंदर के पास इतनी बड़ी सेना थी तो पोरस के पास सेना कम थी, क्योंकि सिकंदर तो पूरी पोजीशन बना के निकला था अपने यूनान से कि मैं विश्व विजय अभियान करूंगा, तो उसके पास काफी बड़ी सेना थी। तो पोरस के पास कम सेना थी, लेकिन उसने इतनी
शक्तिशाली उस युद्ध को लड़ा था, बड़ी बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा था और हार गया था। पोरस हार गया, परंतु सिकंदर जो है वो पोरस से बहुत प्रभावित हो गया था। बहुत प्रभावित हुआ कि अरे भाई, इसके पास इतनी कम सेना होने के बावजूद भी ये इतनी कुशलता के साथ मेरे साथ युद्ध लड़ता रहा अंत तक। अब गया तो हार है, लेकिन उसके प्रभावित होकर सिकंदर ने उसके कुछ राज्य, कुछ क्षेत्र जो थे पंजाब के, वो पोरस को वापस कर दिए थे कि ये आपके क्षेत्र में आपको वापस कर देता हूं, मैं आपके पास, आपके साथ अब युद्ध नहीं लड़ूंगा। तो इस प्रकार उनकी मित्रता भी हो गई थी। और झेलम नदी, मैं बता दूं, इस युद्ध को झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। जो ये युद्ध हुआ था, इस युद्ध को झेलम का, जो पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था, उसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है। तो एग्जाम में ये भी कई बार पूछा जा चुका है। जो एनसीईआरटी की पुस्तक होती है वहां पे लिखा होता है कि ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है, कब कब पूछा गया, तब मैं आपको बताता हूं। मैं ऐसे कोई ज्योतिषी तो हूं नहीं कि ये प्रश्न पूछा गया है। तो वहां पर आपने देखा एनसीईआरटी पुस्तक में कि वहां पे लिखा होता है कि ये जो प्रश्न है ये कितनी बार पूछा जा चुका है। 2008 में, 2099, 1999 में, 2015 में, कब कब पूछा गया। तो वहां पे पूरा आपको तो पता है, क्योंकि वहां पे हर चीज ये मेंशन होती है, वहां पे लिखा होता है। और आपने कंफ्यूज नहीं होना है, झेलम नदी को हाइडेस पीच भी कहा जाता था। यूनान में जो यूनानी थे वो झेलम नदी को हाइडेस पीच के नाम से भी जानते थे। तो हाइडेस पीच का युद्ध या झेलम का युद्ध, तो ये पोरस के बीच और सिकंदर के बीच हुआ था। और 325 ईसा पूर्व में ब्यास नदी से इसकी सेना लौट गई थी। और ये कुल 19 महीने तक हमारे भारत में रहे थे। ब्यास नदी पंजाब में पड़ती है, 5 नदियां पंजाब में पड़ती है। आपको पता है 5 नदियों के संगम से पंजाब है, लेकिन आज का जो आधुनिक पंजाब है यहाँ पे 5 नदियां नहीं है। ये पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है, कुछ मध्य प्रदेश का एरिया बन गया है, कुछ हरियाणा में चला गया। तो ये उस समय जो पंजाब था, 5 नदियों के संगम से पंजाब बनता था। तो 325 ईसा पूर्व में वह ब्यास नदी से सिकंदर की सेना अपने देश लौट गई थी। 19 महीने तक ये हमारे देश में रहे थे। और लौटने के कई कारण, जो इतिहासकार कई कारण बताते हैं। 19 महीने से वो घर से निकले थे। अब 19 महीने से पहले भी वो कुछ समय तो उनको वहां से आते हुए हिंदू कुश पर्वत को पार करने में लगा था। उसके बाद जब हिंदुस्तान में हमारे भारत में पहुंचते हैं तो 19 महीने तक रहे। और इतिहासकारों का कहना है कि जो इनके सैनिक थे, जो सिपाही थे, उनके आपसी विवाद के कारण वो वापस हो गए थे, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे घर से निकले हुए, अपने परिवार से दूर रहते हुए। तो एक कारण ये भी था। दूसरा कारण सिकंदर का मनोबल कमजोर होना। ये भी इतिहासकारों का कहना है कि सिकंदर का मनोबल कमजोर हो गया था राजा पोरस की वजह से। सिकंदर ने ये सोचा कि मैं पोरस को हराते हुए इतना इससे प्रभावित हो गया तो मेरे से ये हार ही गया है, लेकिन इतनी छोटी सी सेना ने मुझे इतना प्रभावित कर दिया है, तो आगे तो मगध पड़ता था। पंजाब से आगे फिर जाऊंगा तो मगध पड़ेगा। मगध में उस समय सम्राट कौन था? धनानंद। नंदवंश चला हुआ था। धनानंद जो था वो सम्राट था। 322 तक, आपको पता है 322 तक धनानंद सम्राट था। तो उसने ये कहा कि अगर मैं आगे जाता हूं तो मगध जैसे बड़े शक्तिशाली राज्य का सामना करना पड़ेगा। और धनानंद अपने क्रूर व्यवहार के लिए बहुत विख्यात था, बहुत जाना जाता था। तो एक कारण ये भी हो सकता था कि मैं लौट गया। 3 कारण इसके जो है वो इतिहासकारों ने बताए थे। एक, मगध के डर के कारण कि मैं आगे जाऊंगा तो आगे सबसे बड़ा जो मगध है वहां से मुझे सामना करना पड़ेगा। नंबर 2, पोरस के साथ जो युद्ध हुआ था तो उससे प्रभावित होकर उसके प्रभाव के कारण भी वो वापस लौट गया था। और सबसे ज्यादा बड़ा कारण जो सेना के आपसी विवाद था, उसके कारण भी कि सेना ने आगे जाने से मना कर दिया था कि हम नहीं जाएंगे। अब सेना नहीं जाएगी तो सिकंदर अकेला क्या कर लेता। तो वो वहां से लौट गए और 19 महीने तक हमारे देश में रहे थे, हमारे भारत में रहे थे। इसकी सेना फिर जब जाने लगे तो सिकंदर ने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित कर दिया। क्या? 2 भागों में विभाजित कर दिया और एक बना दिया नौसेना,
जल सेना और एक थल सेना। जो जल सेना था इसका निरीक्षण जो उसका जो मुख्य कमांडर था उसको निर्याकस को बनाया गया था। निर्याकस ये एक लिटरिक्स भी था, क्योंकि ये लिखता भी था, इसके लिखी हुई किताबें भी है, तो इसने भी अपना वर्णन जो है वो सिकंदर के युद्ध का, भारत सिकंदर युद्ध का जो है अपनी किताब में किया था। उसका जो कमांडर है, जो जल सेना थी उसका कमांडर किसको बनाया गया था? निर्याकस। अपने कॉमन पॉइंट याद रखने होते हैं। निर्याकस को उसने अपना कमांडर बना दिया था और वो समुद्री रास्ते से अपने देश वापिस चले गए। और जो थल सेना थी उसका खुद ही नेतृत्व किया था सिकंदर ने, उसका खुद नेतृत्व किया था सिकंदर ने। और वो जाते वक्त बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई थी। कब? बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। और उस समय सिकंदर की आयु 33 वर्ष की थी। 33 वर्ष की आयु में 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। तो आपने देखा जब सिकंदर की और भी जगह कहीं पढ़ा होगा, सिकंदर की मृत्यु हो गई थी तो सिकंदर ने कहा था कि जब मेरी जनाजा निकाला जाए, जब मेरी अर्थी निकाली जाए, तो मेरे दोनों हाथ बाहर खाली रखे जाए, बाहर दोनों हाथ रखे जाए, ताकि मैं दुनिया को ये संदेश दूंगा कि अपने मौत के माध्यम से ये संदेश दूंगा कि ये मैं विश्व विजय के अभियान पर निकला था, लेकिन आज मेरे हाथ खाली थे, मैं खाली हाथ आया था और खाली हाथ जा रहा हूं। तो इस प्रकार का संदेश जो है वो सिकंदर ने दिया था। तो इसकी मृत्यु कहां हुई थी? बेबीलोन में। अब इसके प्रभाव क्या देखने को मिलते हैं हमारे भारत पर? जो आक्रमणकारी आते थे उसके प्रभाव भी बहुत मिलते थे, आक्रमणकारियों के प्रभाव भी बहुत हमारे देश में मिलते हैं। तो इसने 2 शहर बसाए थे हमारे भारत में, 2 शहर बसाए थे। एक का नाम था निकैया, एक निकैया शहर बसाया था। निकैया का अर्थ होता है विजेता। उसने एक शहर बसाया था जिसका नाम निकैया था, और निकैया का अर्थ होता है विजेता। और एक शहर उसने बसाया था बाउकेफला। बाउकेफला उसका एक घोड़ा था जो युद्ध में मर गया था, पोर्स युद्ध में मर गया था। तो वो बहुत ही प्रिय घोड़ा था सिकंदर का, तो उस घोड़े के नाम पर उसने शहर बसाया था जिसका नाम रखा था बाउकेफला। उसके बाद सिकंदर ने एक और शहर बसाया था, वो भारत के बाहर था, जिसका नाम था सिकंदरिया। वो भारत में नहीं बसाया था, भारत में केवल 2 शहर बसाए थे, निकैया और बाउकेफला। निकैया का अर्थ होता है विजेता और बाउकेफला का नाम उसके घोड़े का नाम था, इसलिए उसने बाउकेफला शहर बसाया था। और इसी के कारण गंधार शैली का विकास भी हमारे देश में देखने को मिलता है, क्योंकि जो गंधार शैली थी वो यूनान से हमारे भारत में आई है। गंधार शैली आपने पढ़ा होगा, जब शैली के बारे में पढ़ेंगे तो आपने पढ़ा होगा गंधार शैली, नागर शैली। तो गंधार शैली का जो प्रभाव है वो सिकंदर के समय हमारे भारत में आया था। और जो नागर शैली है, नागर शैली को आपको पता है गुप्त काल में नागर शैली का विकास हुआ था। नागर शैली में बहुत बड़े भवन बनाए जाते। और ये भी आपको बता दूं कि आजकल जो अयोध्या में श्री राम मंदिर बनाया गया है, राम मंदिर में कुल नागर शैली का ही वहां पे चित्रकारी, नागर शैली में वो मंदिर बनाया गया है, नागर शैली में ही वो मंदिर बनाया गया है। तो अब ये भी प्रश्न कई बार पूछे जाएंगे आगे कि जो अयोध्या का राम मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया, तो नागर शैली में अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया। तो गंधार शैली में बनाया, और यहाँ पे यूनानी देवता अपोलो का चित्र उन्हीं के जैसे बनाए गए हैं। वहां पे जो चित्र बनाए गए तो यूनानी देवता था एक अपोलो, तो उसके ही जैसे चित्र बनाए गए थे गंधार शैली में। और सबसे बड़ी बात जो है वो प्रभाव क्या मिला हमारे भारत पर? भारत का एकीकरण हुआ। इसके कारण सिकंदर के आक्रमण के बाद भारत का एकीकरण होता है। एकीकरण कैसे होता है? जैसे चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बाद में आता मौर्य वंश चलता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सोचा कि मुझसे पहले हमारे देश में आक्रमण हुए थे, गंधार को जीत लिया था, पंजाब को जीत लिया था सिकंदर ने, तो ऐसा ना हो कि अब भारत फिर कोई आक्रमणकारी आ जाए। तो उसने पहले एकीकरण किया था। एकीकरण का अर्थ कि जो सारे प्रांत थे उनको पहले तो सारे अपने राजा को अपने अधीन कर लिया, जीत लिया। उसके बाद जो उसका सेंटर है वो पाटलिपुत्र में रखा। एकीकरण की नीति, क्योंकि जो सारी प्रशासन की बागडोर थी वो सम्राट के हाथ में होती थी। जो छोटे छोटे राजा होते थे वहां से टैक्स इकट्ठा करके जो भी वहां पर उनकी देख रेख, उन राज्यों की देख रेख, वहां पे कोई आक्रमण करता है तो वो सारा नेतृत्व चंद्रगुप्त मौर्य खुद करता था। तो एकीकरण की नीति भी, यहां से एकीकरण का भी प्रभाव मिलता है। और यूनान के संबंध
यूनान के साथ भारत के संबंध और भी अच्छे हो गए थे। ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, इस युद्ध की जानकारी कहां से मिलती है, ये सब जानकारी जो है यूनानी लेखकों से मिलती है। पहले आता है निरियाकस, मैंने बताया जो निरियाकस था, जो कि एक कमांडर बना दिया था जल सेना का सिकंदर ने, तो निरियाकस भी एक लेखक था। तो निरियाकस से मिलती है पहले जानकारी, उसकी पुस्तकों से मिलती है। उसके बाद आते हैं ओरेस्टिकेटस। ओरेस्टिकेटस भी यूनानी लेखक थे और ओरेस्टिकेटस से मिलती है। फिर मिलते हैं उसके बाद अरिस्टोब्यूलस से, ब्यूलस अरिस्टोब्यूलस से मिलती है जानकारी। और आपको बता दूं, जब सिकंदर लौटने लगा था तो उसका एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर सेनापति था और वहां सिंध प्रांत, जो सिंध का एरिया था, वो सेल्यूकस निकेटर को देके खुद वापिस चला गया था। ये वो सेल्यूकस निकेटर था जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के साथ इसका युद्ध हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध हुआ था और सेल्यूकस निकेटर हार गया था, और सेल्यूकस निकेटर ने अपनी बेटी को चंद्रगुप्त से उसकी शादी कर दी थी, और एक दार्शनिक जो है वो 4 साल के लिए पाटलिपुत्र में छोड़ के गया था, जिसका नाम था मेगास्थनीज, और उसने फिर इंडिका पुस्तक की रचना की है। तो ये था विदेशी आक्रमणकारी हमारे भारत में किस प्रकार आए थे, किस किस समय में आए थे। पृष्ठभूमि में बता दी मैंने आपको कि कहां से भारत में आए थे, हिमालय को पार नहीं कर सकते थे और समुद्री रास्ते से नहीं आए थे, लंबा पड़ता था और उनके पास इतने पानी वाले जहाज भी नहीं थे, तो वो हिंदुकुश पर्वत पार करके हमारे भारत में आए थे, और ये हमारा उनका प्रभाव आज भी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जो आक्रमणकारी थे ये थे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर दबाइए, ताकि ये हमारा जो मेहनत है हमारी, ये आप लोगों तक जरूर पहुंचे। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।